प्रिय छात्रों, आज संधि के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनो और समझो। देखिए, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने हैं, और संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये संधि बहुत ही मुख्य है। पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए शब्दों को अलग अलग करके उसका उच्चारण भी किया जा सकता है, उसके अर्थ को भी जाना जा सकता है आसानी से। और संधि हिंदी में भी, जो संस्कृत है उसमें संधि है, और संस्कृत में तो मुख्य है, वैसे हिंदी के भी जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को अलग अलग करके उनका हम अर्थ सरलता से जान सकते हैं संधि के द्वारा ही। शब्दों को, जो बड़े बड़े शब्द हैं, उन शब्दों का संधि विच्छेद करके, शब्द को अलग अलग करके उसका अर्थ हम बहुत ही सरलता से जान सकते हैं। जैसे एक धागे में माले को गूंथा जाता है, माला को एक धागे के द्वारा माला बनाया जाता है, तो उसी प्रकार एक संधि के द्वारा कई शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है और संधि विच्छेद करके शब्द को अलग अलग कर दिया जाता है। तो संधि तो हिंदी हो या संस्कृत बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि कंपटीशन परीक्षाओं में भी संधि से प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी, हर कंपटीशन में हिंदी जरूर हिंदी से क्वेश्चन आता है, प्रश्न पूछा जाता है। उसमें हिंदी में संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज और कक्षा 9 में संस्कृत व्याकरण में जो संधि है, अब की बार 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, इसलिए स्वर संधि में 3 संधियां हैं और एक व्यंजन संधि में है 1 संधि। इस प्रकार कक्षा 9 में केवल 4 ही संधि अब की बार पढ़ना है, कोर्स कम कर दिया गया है। तो संधि किसे कहते हैं, पहले यह समझना है कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। किसका मेल? 2 वर्णों का मेल। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इन 2 वर्णों का मेल कैसे होना चाहिए, तो उसको समझने के लिए उसको विस्तार से जानते हैं। जैसे दिया गया शब्द, एक शब्द है हिमालय, उसका संधि विच्छेद कर दिया गया हिमधन आलय। अब इसमें हिम में मां में आ है, हिम में अंतिम शब्द मां है और मां में आ है। आ कैसे है, यहाँ पर तो दिखाई पड़ नहीं रहा है कि हिम में मां में आ है। देखिए, जितने भी व्यंजन हैं स्वर के बिना पूर्ण नहीं होते। जिस व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा वह व्यंजन आधा होता है। तो अगर इसकी पहचान के लिए, अगर हिम में मां में आ न होता तो आधा मां लिखा जाता, या उसके नीचे ऐसे हलंत लगा दिया जाता है। इसे बाघ का के नीचे हलंत लगाया गया है। अब इस बाघ धन ईसा, यहाँ पर का में हलंत लगा है, इसका मतलब आधा का है। चाहे हलंत लगा दिया जाए, वैसे अगर मां के नीचे हलंत लगा दिया जाए तो आधा माह हो जाएगा। तो आधा माह हो जाने पर उसमें से स्वर नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर स्वर है। अभी इसी को हम अगर लिखना चाहें अलग अलग करके, तो इसको अलग अलग करके लिख दें। हिम शब्द को अलग अलग करके यदि लिखा जाए तो पहले हा आ जाएगा, फिर ई आ, उसके बाद मां, उसके बाद आ। हिम शब्द को अलग अलग लिखने पर हो गया हा, ई, मां, आ। अब यहाँ पर हा में ई मिल जाती है, मां में आ। अब यहाँ मां और आ को अलग कर दिया गया। अब स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि मां में आ है। तो हिम में अंतिम अक्षर क्या है? आ। और आलया, उसके बाद दूसरा शब्द है आलया। आलया के प्रारंभ में क्या है? आ। तो यहाँ पर अब हिम में आ और आलया का आ,
दोनों जब आपस में मिलते हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हिम में आ और आलया का आ, दोनों बड़े जब आपस में मिल गए तो उसी मेल को हम संधि कहते हैं। वैसे तो शाब्दिक अर्थ हुआ है संधि का कि मेल, किसका मेल? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्ण कैसे आपस में मिलते हैं? तो जैसे हिमालय शब्द है उसका संधि विच्छेद किया गया, हिम धन आलया। हिम धन आलया है माँ में आ। अब माँ में कैसे आ है? जब हिम को अलग अलग कर दिया गया, हा ई मा आ, तो हिम के अंत में आ अक्षर आ गया। तो हिम में अंतिम अक्षर आ है और आलया का आ है, तो दोनों वर्ण, दोनों अक्षर आपस में मिलकर केवल दीर्घ आ हो जाता है। हिम में हर्स्व है, आलया में दीर्घ आ, दोनों हर्स्व और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ संधि में एक दीर्घ आ बन जाता है और फिर माँ में मिल जाता है तो हिमालय बन जाता है। तो इस प्रकार संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और वह दो वर्णों का मेल कैसे होता है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर, शुरू का अक्षर, दोनों जब आपस में मिलते हैं जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दोनों वर्ण आपस में कैसे मिलते हैं कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ वाला अक्षर हो। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पर हिमधन आलया है, ये अलग अलग है, इसको मिलाना हुआ तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, तब ये बन जाएगा हिमालय। हिमधन आलया बराबर हिमालय। हिमालया ये संधि होने पर बनेगा हिमालय। और अब हिमालय कि हिमालय अगर सुने हैं कि हिमालय कोई पर्वत है, लेकिन उसके अर्थ को हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन अगर संधि मालूम है तुरंत संधि विच्छेद कर दिए कि हिमधन आलया, हिमधन आलया। अब हिम का अर्थ क्या होगा? हिम का अर्थ है बर्फ। हिम माने सब हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी हिम का अर्थ बर्फ है। आलय माने क्या हुआ? घर। तो हिमालय का अर्थ क्या हुआ? बर्फ का घर। और वैसे हिमालय का शाब्दिक अर्थ नहीं जानते हैं तो किसी ने बता दिया या पढ़ा गया कि हिमालय एक पर्वत है, हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है, लेकिन उसके शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए हमें संधि का सहारा लेना पड़ता है। अब हिमालय शब्द हिंदी में भी है, लेकिन हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है। लेकिन अब हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या है उसको जानने के लिए तो हमें संधि का ही सहारा लेना पड़ता है, संधि को ही समझना पड़ता है। हिमधन आलय। अब यहाँ पर हिम माने बर्फ हो गया, आलय माने घर, बर्फ का घर। उसी तरह पुस्तकालय, पुस्तकालय जहाँ तो ये व्यवहार से समझ में आ जाता है कि पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तक रखी जाती हो, लेकिन अगर उसके अर्थ को समझा जाए तो पुस्तक धनालय, पुस्तक का घर। वाचनालय, वाचन धनालय। पत्रालय, पत्रालय डाकघर को कहते हैं। पत्र धन आलय, पत्र का घर, जहाँ पर पत्र व्यवहार होता है, जहाँ से पत्र आते जाते हैं जिसके द्वारा। तो इस प्रकार संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ वाला अक्षर, शुरू वाला अक्षर, जब दोनों आपस में मिलते हैं उस मेल को हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पर संधि के भेद, तो संधि के भेद संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जैसे हिम में माँ में आ है। अब माँ में आ कैसे है? जब शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो अंत में आ जाता है। अगर इसकी पहचान के लिए यही बताया गया अभी कि माँ के नीचे यदि हलंत लगा है तो उसमें स्वर नहीं है, या तो माँ पूरा आधा लिखा गया हो या पूरा लिखे हलंत लगा दिया जाए तो इस माँ में आ नहीं है। अगर माँ में आ है तो हलंत हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हिम में
माँ में आ है, लेकिन यहाँ पर अगर हलंत लगा दिया गया तो हट गया, स्वर निकल गया। बाघ में हलंत लगा दिया गया तो इसमें स्वर नहीं का आधा है। चित में आधा ता है, स्वर नहीं है। सत में आधा ता है, स्वर नहीं है। तो यहाँ पर हिमधन आलया स्वर संधि किसे कहते हैं? अब ये समझना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो माँ में आ और आलया में आ। तो स्वर संधि की परिभाषा है कि पहले शब्द के अंत में कोई स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी कोई स्वर हो। तो जब पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, अर्थात स्वर के बाद जब स्वर मिलता है तब उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो माँ में आ ये भी स्वर है और आलया में आ ये भी स्वर है, इसलिए स्वर के बाद स्वर मिल रहा है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे हिमालया, पुस्तकालया, वाचनालया, पत्रालया, प्रतीक्षालया, प्रतीक्षा धन आलया। आलय माने घर, प्रतीक्षा माने प्रतीक्षा, जहाँ पर बैठकर प्रतीक्षा किया जाए, तो इसका ये रेलवे स्टेशन पे प्रतीक्षालय बना होता है। तो स्वर संधि, स्वर के बाद जब स्वर मिलता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि और इसी प्रकार पूर्व रूप संधि। तो 8 संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत आता है 8 संधि। और अब कक्षा 9 के कोर्स में 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया, इसलिए हमें केवल पढ़ना है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। दीर्घ, गुण, यण। स्वर संधि में केवल दीर्घ संधि, दीर्घ, फिर गुण, गुण संधि और यण संधि। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल 3 संधि पढ़नी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। तो इस प्रकार समझ में आ गया कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अगली संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो पहले शब्द के अंत में, व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में व्यंजन का होना अनिवार्य है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन होना चाहिए, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर। पहले शब्द व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे व्यंजन हो और चाहे स्वर हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर सत में पहले व्यंजन दिया गया है। फिर चित में, अब यहाँ पर देखो चित में ई पहले आएगी कि चा पहले आएगा, तो इसको अलग करने पर क्या होगा? चा ई ता, तो पहले चा आएगा, मात्रा बाद में रहती है। तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन हुआ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी व्यंजन, तो इसलिए व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण मिला तो व्यंजन संधि है। और व्यंजन के बाद जब स्वर वर्ण आता है तब भी व्यंजन संधि होती है, लेकिन पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो चाहे स्वर। तो यहाँ पर व्यंजन है सत में और चित में चा भी व्यंजन है। और बाक धन ईशा, बाक में का में व्यंजन है और ईशा में ही स्वर है, ये भी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे स्वर हो या व्यंजन, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के 2 उदाहरण दिए गए हैं। सत धन चित, ता पहले शब्द के अंत ता व्यंजन है और व्यंजन वर्ण है और दूसरे शब्द में चित में भी चा व्यंजन वर्ण है, इसलिए हो गया व्यंजन संधि। और दूसरा उदाहरण बाक धन ईशा, का व्यंजन है और ई जो है स्वर है, ये भी व्यंजन संधि है। तो बाक धन ईशा मिलकर बनता है बागीशा। अब देखिए बागीशा का समझ नहीं आएगा, लेकिन संधि विच्छेद कर दिया गया। बाग माने बाड़ी, ईशा माने स्वामी, उसका जो मालिक हो। तो बागीश किसको कहेंगे? सरस्वती जी को। सत धन चित, अब इसका ये बन जाएगा सचित। सचित, सत माने सज्जन, चित माने चित, सज्जनों का चित ही सचित। उसके बाद है विसर्ग संधि। अब देखिए व्यंजन संधि में भी कई संधियां हैं। इस स्वर में तो 8 है, व्यंजन में कई संधियां हैं। तो यहाँ पर व्यंजन में केवल अच्युत संधि है। व्यंजन संधि में हमें पढ़ना है अच्युत संधि। कक्षा 9 के कोर्स में
केवल यही व्यंजन में एक संधि, अश्रुत संधि और स्वर संधि में दीर्घ गुण यण, इस प्रकार 4 संधियों को पढ़ना है। और कक्षा 9 में विसर्ग संधि नहीं है, लेकिन विसर्ग संधि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी जानना आवश्यक है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जब व्यंजन के बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन। छात्राधन तिष्ठत, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ छात्रा में विसर्ग है, उसके बाद तिष्ठत मित्ता जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर एक विसर्ग संधि है। और चाहे यहाँ पर स्वर भी रहेगा तब भी विसर्ग संधि होगी। तो स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आना चाहिए, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर होना चाहिए, और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, विसर्ग के बाद चाहे स्वर या व्यंजन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे छात्राधन तिष्ठत, छात्रा में विसर्ग है, तिष्ठत मित्ता व्यंजन है, और यहाँ पर अगर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है तो छात्रस तिष्ठति बनता है, छात्रस तिष्ठति। और अगर विसर्ग के बाद स्वर वर्ण होने पर भी विसर्ग संधि होती है, जैसे मुनि मुनिधन अयम, यहाँ पर प्रयोग किया गया मुनिधन अयम। अब यहाँ पर मुनि में विसर्ग है, विसर्ग के बाद स्वर वर्ण है तब भी विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग के बाद व्यंजन है तब भी विसर्ग संधि, मतलब विसर्ग के बाद स्वर हो अथवा व्यंजन विसर्ग संधि, और व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर होने पर भी व्यंजन संधि, और स्वर के बाद जब स्वर मिले तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यह हो जाएगा छात्राधन तिष्ठत छात्रा तिष्ठत, मुनि धन मुनि रयम, विसर्ग के स्थान पर स होकर र हो जाएगा तो मुनि रयम बनेगा। इस प्रकार संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के भेद हैं, और तीनों संधियों के बारे में बताया गया। हम लोग तीनों संधियों के बारे में जान गए। अब कक्षा 9 में स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, गण संधि, और व्यंजन संधि में अश्रुत संधि, 4 संधियों को पढ़ना है, क्योंकि 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। अब कल दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद।